वह व्यवस्था के दिल में एक ना झुकने वाली ताकत है। अनन्या मिश्रा सिर्फ एक जिलाधिकारी नहीं है, वह अदम्य साहस की एक मिसाल है। भ्रष्टाचार के सामने झुकने से, निडरता से इनकार करने के कारण बार बार तबादला किए जाने के बाद वह बिमलपुर में अपनी नियुक्ति को सजा नहीं बल्कि एक नई रणभूमि की तरह देखती हैं। वह बेहद तेज तर्रार, अनुशासित और रणनीतिक हैं, जो विश्वासघात को एक सोचे समझे हथियार में बदल देती हैं। जब ताकतवर मंत्री द्वारा उन्हें अपमानित और निलंबित किया गया और उन पर झूठे आरोप लगाए गए, तो उन्होंने रणनीति के तहत पीछे हटते हुए एक बेहतरीन चाल को अंजाम दिया। हार मानने का नाटक करते हुए चुपके से आखिरी वार की योजना बनाना। उनकी कहानी एक शानदार अफसर का रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच है, जो शर्मिंदगी के एक पल का सौदा पूर्ण और अटल न्याय के लिए करती हैं। वह तूफान के बीच की शांति हैं, वह अफसर जिन्होंने साबित किया कि ईमानदारी जब धैर्य और बुद्धि से लैस होती है तो सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। लकड़ी की मेज पर बरसों से धूल खाती सरकारी फाइलों का ढेर पड़ा था, जो नौकरशाही की शांत लड़ाई को दर्शा रहा था। वो स्थान एक सरकारी ट्रांसफर कार्यालय था, जिसकी हल्की हरी दीवारों ने न जाने कितने अधिकारियों के करियर को बनते और बिगड़ते देखा था। अनन्या मिश्रा एक ऐसी अधिकारी जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती थीं और अपने निडर व्यवहार के लिए जानी जाती थीं। इस कारण उनके करियर में बार बार तबादले होते रहते थे। एक कठोर चेहरे वाले क्लर्क ने उनका नाम पुकारा और उन्हें नया पोस्टिंग आदेश दिया। अनन्या ने बिना कुछ कहे लिफाफा स्वीकार कर लिया। अनन्या ने नीचे पते पर देखा। उनकी नई मंजिल थी बिमलपुर, एक ऐसा क्षेत्र जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। वो जानती थीं कि ये क्षेत्र बदनाम है, एक ऐसी जगह जहां मंत्रियों से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक भ्रष्टाचार गहरा फैला हुआ था। उन्होंने राजधानी छोड़ दी, जहां उनके पिछले संघर्ष हुए थे, और बिमलपुर की लंबी यात्रा शुरू की। यात्रा लंबी और विचारशील थी। अनन्या कार की खिड़की से बाहर देखती रही और अपने मन को नई लड़ाई के लिए तैयार करती रही। बिमलपुर पहुंचने पर उन्होंने तुरंत वहां की लापरवाही देखी। उन्हें उनका नया कार्यालय दिखाया गया, जो अव्यवस्थित फाइलों से भरा हुआ था, जो पिछले अधिकारी की उदासीनता का सबूत था। अनन्या ने अपना छोटा निजी सूटकेस एक हल्की आवाज के साथ नीचे रखा, जो उनके आगमन का संकेत था। उनका पहला विचार आराम करने का नहीं, बल्कि इस शांत मिलीभगत को चुनौती देने का था। उन्होंने तुरंत सभी पुराने और अनसुलझे मामलों की समीक्षा का आदेश दिया। अनन्या ने अपने घबराए हुए सहायक से बात की और पूछा, सबसे जटिल और लंबे समय से लंबित फाइलों का संग्रह कहाँ रखा है? उनके सहायक ने हकलाते हुए बताया, पुरानी फाइलें एनेक्स स्टोर रूम में थीं, लेकिन सालों से किसी ने उन्हें नहीं देखा है। अनन्या ने बस सिर हिलाया और उससे कहा, फाइलों को तुरंत ले आओ, चाहे वे कितनी भी पुरानी या जटिल क्यों ना हो। सहायक धीरे धीरे पीछे हटा। वो पुराने रिकॉर्ड को छेड़ने से स्पष्ट रूप से डर रहा था। अनन्या ने इस समय का उपयोग अव्यवस्था को व्यवस्थित करने और गंभीर काम के लिए जगह बनाने में किया। काफी देर बाद सहायक वापस आया। वो धूल भरे फाइल बक्सों से लदा एक भारी चरमराहट भरा ठेला धकेल रहा था। अनन्या ने ठेले की ओर देखा। उन्हें उसमें कचरा नहीं, बल्कि सैकड़ों भूली हुई कहानियां दिखाई दीं, जो सामने आने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने अगले कुछ दिन पुरानी फाइलों में बिताए और नौकरशाही के धोखे की परतों को व्यवस्थित रूप से हटाया। हर फाइल लापरवाही, डर या जानबूझकर की गई लीपापोती की कहानी कह रही थी, जिससे उनका दृढ़ संकल्प और गहरा हो गया। तभी संपत्ति विवादों के ढेर के नीचे दबी एक विशेष फाइल ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने सावधानी से फाइल बाहर निकाली। कागज से सीलन और भूले हुए सत्यों की गंध आ रही थी। लेबल पर लिखा था, PPR विश्वविद्यालय घोटाला। अनन्या तुरंत जान गई कि यह फाइल, जिसका शीर्षक बहुत साधारण था, बिमलपुर के भ्रष्टाचार की असली जड़ थी। उन्होंने सावधानी से पुरानी रस्सी की गांठ खोली। ये कार्य एक दर्दनाक, छिपे हुए इतिहास को खोलने का प्रतीक था। फाइल में कई फोटोकॉपी किए गए शिकायत पत्र थे, जो सभी अज्ञात शिकायतकर्ताओं से प्राप्त हुए थे। अनन्या ने अगले कुछ घंटे हर पंक्ति को बारीकी से पढ़ने में बिताए। उनका शुरुआती शक संस्थागत लूट के पक्के विश्वास में बदल गया। अनन्या को एहसास हुआ कि इसका दायरा बड़ा था। ये कोई छोटी चोरी नहीं थी, बल्कि छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों को निशाना बनाने वाला एक घोटाला था। वो जानती थीं कि उन्हें जीवित गवाहों की आवश्यकता है। उन्होंने तय किया, मुझे शिकायतों की तह तक जाना होगा और मूल शिकायतकर्ताओं को खुद ढूंढना होगा। उन्होंने अपने सहायक को निर्देश दिया, मुझे इस PPR फाइल में सूचीबद्ध सभी लोगों के वर्तमान पते चाहिए। उनकी शुरुआती पूछताछ का सामना तुरंत चुप्पी और खाली नजरों से हुआ। वो कथित पीड़ितों के घरों पर गईं। उन्होंने एक डरे हुए स्थानीय दुकानदार से बात की।
और अपनी सूची में एक नाम की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आप यहाँ रहने वाले परिवार को जानते हैं? दुकानदार ने जल्दी से उत्तर दिया, मैंने उस परिवार को महीनों से नहीं देखा है और मैं आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अनन्या को एहसास हुआ कि अधिकांश शिकायतकर्ता गायब थे, या तो उन्हें निकाल दिया गया था या आवाज उठाने के कारण वे गायब हो गए थे। वो दूसरे पते पर गई, एक झुग्गी बस्ती जहां एक परिवार ने घोटाले में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी खो दी थी। एक पड़ोसी ने संदेह से बाहर देखा और अनन्या ने उससे पूछा, क्या तुम जानती हो कि शर्मा परिवार कहां गया? पड़ोसी ने फुसफुसाते हुए अनन्या को बताया, उन्होंने सब कुछ बेच दिया और राज्य छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वे डरे हुए थे। अनन्या ने षड्यंत्र के पूरे भार को महसूस किया। ये शक्तिशाली अदृश्य ताकतों द्वारा मानवीय गरिमा का आक्रामक दमन था। वो अपने कार्यालय लौट आईं, ये महसूस करते हुए कि स्थानीय स्तर पर कोई सुराग नहीं मिलेगा। उन्हें राज्य के बाहर देखने की आवश्यकता थी। उन्होंने पुराने विश्वविद्यालय रिकॉर्ड का अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा डेटा के साथ मिलान करने में घंटों बिताए। कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें आखिरकार एक सुराग मिला। 4 पूर्व छात्र जो विदेश में बसने में सफल रहे थे। उन्होंने सुरक्षित संचार चैनल स्थापित करना शुरू किया, क्योंकि वे डिजिटल रूप से ऐसी संवेदनशील जानकारी साझा करने के जोखिम जानती थीं। उन्होंने पहले छात्र से बात की और उसे बताया, मैं डीएम हूं और मेरे पास पीपीआर घोटाले के सबूत हैं और मुझे तुम्हारे आधिकारिक बयान की आवश्यकता है। स्क्रीन पर धुंधले चेहरे वाले छात्र ने जवाब दिया, हम बयान देने के लिए भारत आने को तैयार नहीं हैं। छात्र ने आगे समझाया कि अगर वे सार्वजनिक रूप से विश्वविद्यालय के खिलाफ गवाही देते हैं तो हमें अपनी जान और अपने परिवार की जान का डर है। अनन्या ने अन्य 3 छात्रों के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई। उन सभी ने डरते हुए मना कर दिया। डीएम मैडम हार मानने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने डर को पहचाना, लेकिन तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को भी समझा। उन्होंने तय किया कि कागजी सबूत काफी हैं। उन्होंने पीपीआर विश्वविद्यालय के भीतर चल रहे बड़े पैमाने के घोटाले का पर्दाफाश कर लिया था। उनका अगला कदम दस्तावेजीकरण था। उन्होंने सभी शिकायतों की प्रतियां बनाई और एक अंतिम आधिकारिक रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी रात शिकायत की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में बिताई, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर विवरण सटीक और अकाट्य हो। उन्होंने रिपोर्ट को एक लिफाफे में सील कर दिया, जो बड़े षड्यंत्र के खिलाफ प्रतिरोध का एक छोटा सा कार्य था। अगली सुबह उन्होंने फाइल को अधिकार के अगले चरण में प्रस्तुत किया। शिक्षा सचिव श्री कमल राघव। वो शिक्षा सचिव श्री कमल राघव के कार्यालय में गईं, जो एक बड़ी महोगनी मेज के पीछे बैठे थे। अनन्या ने फाइल उनकी मेज पर रखी और घोटाले की गंभीरता के बारे में बताया। शिक्षा सचिव ने उनके काम की प्रशंसा की और उन्हें आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उनकी मेज से फाइल ले ली। प्रतीकात्मक रूप से जांच को युवा डीएम के हाथों से ले लिया। अनन्या कार्यालय से बाहर निकली। उनके मन में उम्मीद की एक किरण जागी कि शायद इस बार व्यवस्था काम करेगी। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन मुद्दे या विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनन्या को शक होने लगा। वो अपडेट के लिए बार बार शिक्षा सचिव के कार्यालय गईं। हर बार घबराई हुई सचिव ने उनसे कहा कि शिक्षा सचिव किसी बैठक में हैं या किसी दौरे पर हैं। अनन्या ने कई बार दौरा किया और टालमटोल के पैटर्न और सचिव की बढ़ती घबराहट को नोट किया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है और शुरुआती प्रशंसा केवल एक टालने वाली चाल थी। अनन्या जानती थीं कि उन्हें और ऊपर जाना होगा। उन्हें एहसास हुआ कि शिक्षा सचिव एक कठपुतली थे। असली खतरा उनसे ऊपर था। वो अपने सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए बिमलपुर लौटी। फाइल की एक और कॉपी बनाई और उसे सुरक्षित रूप से सील कर दिया। उन्होंने सील की गई कॉपी को अपनी निजी तिजोरी में रख दिया, ताकि मंत्री के नेटवर्क से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उनका अगला कदम, वो प्रधान मुख्य सचिव श्री सुहान मलिक से मिलने गईं, जो सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के ठीक नीचे का पद था। वो श्री सुहान मलिक के आधुनिक कार्यालय में गईं, जो सत्ता के अधिक परिष्कृत रूप को दर्शाता था। अनन्या श्री मलिक के सामने बैठी, एक औपचारिक लेकिन दृढ़ मुद्रा बनाए रखी और फाइल उनकी मेज पर रख दी। डीएम मैडम ने मामले की पूरी कहानी बताई और विश्वविद्यालय की धोखाधड़ी के पैमाने के बारे में कुछ नहीं छिपाया। फिर उन्होंने सीधे आरोप लगाया और कहा कि शिक्षा सचिव श्री कमल राघव कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मुद्दे को टाल रहे हैं। श्री मलिक रुके, अपना चश्मा उतारा और जवाब देने से पहले उसे धीरे धीरे साफ किया। उन्होंने धीरे से कहा कि वो इसे तुरंत देखेंगे और वो उनकी सराहना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। अनन्या कार्यालय से बाहर निकली, थोड़ी राहत महसूस कर रही थीं,
लेकिन अभी भी मन में एक बेचैनी थी। वहां से निकलने के बाद प्रधान मुख्य सचिव ने तुरंत शिक्षा मंत्री को फोन किया। मलिक ने दबी हुई, घबराई हुई आवाज में मंत्री को सब कुछ बताया, जिसमें राघव के खिलाफ अनन्या का आरोप भी शामिल था। मंत्री की शक्तिशाली परछाई दिखाई दे रही थी, जो मलिक की बात सुनते हुए अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे घूम रहे थे। शिक्षा मंत्री ने उन्हें निर्देश दिया कि बस उससे बचो और उसे अनदेखा करो, और डीएम के प्रयासों को व्यर्थ माना। मंत्री ने ठंडे अहंकार के साथ कहा, जब हम शासन कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर सकती। मलिक ने रिसीवर रख दिया। उनकी आज्ञाकारिता पूरी हो गई थी, क्योंकि वो और शिक्षा सचिव दोनों मंत्री की कठपुतली थे। कुछ दिनों बाद डीएम मैडम ने मामले पर अपडेट के लिए प्रधान मुख्य सचिव से संपर्क करने की कोशिश की। वो उनसे नहीं मिल सकी, क्योंकि वो उनसे मिलने से बच रहे थे। हमेशा कोई न कोई जरूरी बैठक होती थी। उन्हें इसमें कुछ गड़बड़ लगी। उनका संदेह निश्चितता में बदल गया। भ्रष्टाचार बहुत ऊपर तक था। अनन्या ने एक बड़ा जोखिम भरा निर्णय लिया। उन्होंने सीधे शिक्षा मंत्री के कार्यालय में फोन किया। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें तुरंत मिलने का समय मिल गया। सहमति की यह गति डरावनी थी। अनन्या जानती थीं कि वो शेर की मांद में जा रही हैं, लेकिन पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश करने का यही एकमात्र तरीका था। डीएम मैडम फाइल को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा मंत्री के पास ले गईं, जो उनके पास मौजूद आखिरी भौतिक सबूत था। मंत्री के कार्यालय में पहुंचने पर वो अत्यधिक विलासिता और शक्ति वाले कमरे में चली गईं। मंत्री ने एक दुष्ट मुस्कान और बुरी नजर के साथ डीएम मैडम का स्वागत किया। उन्होंने चौंकाने वाले शब्द बोले। उनसे कहा, तुम फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारा शरीर बहुत आकर्षक है। डीएम मैडम एक पल के लिए असहज महसूस करने लगीं। इस अपमान और सत्ता के नशे को देखकर वो सन्न रह गईं। उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और व्यक्तिगत हमले को अपने मिशन को रोकने नहीं दिया। वो आगे बढ़ीं। उनके हाथ में कंपन था और उन्होंने मंत्री को फाइल सौंप दी। रिपोर्ट पढ़ते ही मंत्री का चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने पाठ को स्कैन किया और उनकी जांच की गहराई को समझा। मंत्री का गुस्सा एक हिंसक कार्य में फूट पड़ा। उन्होंने रिपोर्ट को टुकड़ों में फाड़ दिया। उन्होंने हिंसक रूप से टुकड़ों को हवा में उछाल दिया, जिससे उनके कार्यालय में सफेद सबूतों की बारिश हो गई। फिर उन्होंने मेज पर अपने हाथ जोर से मारे, जिसकी तेज आवाज पूरे बड़े कमरे में गूंज गई, जो डराने के लिए थी। मंत्री उन पर चिल्लाए और कहा, तुम यहां नई हो, तुम नहीं जानती कि चीजें कैसे काम करती हैं। उन्होंने उन्हें चुनौती दी और पूछा, लंबे समय से अनसुलझी फाइलों को संकलित करने से पहले तुम्हें यह पता करना चाहिए था कि पीपीआर विश्वविद्यालय का मालिक कौन है। वह नाटकीय प्रभाव के लिए रुके और तनावपूर्ण माहौल में सवाल को लटकने दिया। फिर आया भयानक खुलासा। मंत्री ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि पीपीआर का मतलब क्या है? मंत्री प्रेम प्रताप राणा ने अनन्या मिश्रा की हार का मजा लेते हुए उनके कबूलनामे पर उनकी प्रतिक्रिया देखी। पीपीआर विश्वविद्यालय पर उनके मालिकाना हक का अहंकार एक हथियार था, जिसका उद्देश्य उनकी आत्मा को पूरी तरह से कुचलना था। अनन्या मिश्रा स्थिर खड़ी थीं। भयानक सच्चाई उन्हें अपनी ईमानदारी की कीमत स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही थी। उन्होंने अपमान के दर्द को महसूस किया, लेकिन जल्दी ही इसे दबा दिया और अपना ध्यान अपने अस्तित्व पर केंद्रित किया। मंत्री ने उनकी चुप्पी को देखा। उनके चेहरे पर एक घमंडी भाव था, जो अनन्या के आत्मविश्वास के विनाश की पुष्टि कर रहा था। उन्होंने अपना फोन उठाया और सचिवालय में किसी मातहत को एक ठंडा संक्षिप्त आदेश दिया। उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गई। मंत्री का फोन कॉल उनकी कठपुतलियों राघव और मलिक के लिए निलंबन प्रोटोकॉल को सक्रिय करने का संकेत था। मुख्य कुचलने वाला आरोप यह था कि उन पर आधिकारिक सौदों में रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाया गया है। मलिक ने तुरंत उन दस्तावेजों को बनाना शुरू कर दिया, जो झूठे दावों को वैधता देने के लिए जरूरी थे। शिक्षा सचिव राघव ने यह सुनिश्चित किया कि मनगढ़ंत मीडिया लीक तेजी से फैलें, ताकि समाचार चक्र पर हावी हो सकें। उनकी लंबी ईमानदारी के बावजूद नौकरशाही मशीनरी ने उनके सम्मान को छीनने के लिए ठंडी कुशल गति से काम किया। एक जूनियर क्लर्क को बिमलपुर कार्यालय में अनन्या मिश्रा को आधिकारिक निलंबन नोटिस देने का काम सौंपा गया। डीएम अनन्या मिश्रा को अंतिम अधिसूचना मिली, जिसमें पुष्टि की गई कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने आरोपों को पढ़ा। उनका चेहरा भावहीन रहा। अन्याय एक ठंडा कठोर तथ्य था, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। उन्होंने पीसीडी सुहान मलिक के हस्ताक्षर को देखा और उनकी पिछली झूठी प्रशंसा के असली अर्थ को पहचाना। ये पल उनके जीवन में एक काले और चुनौतीपूर्ण अध्याय की शुरुआत थी, जहां उनसे उनकी शक्ति और सम्मान छीन लिया गया था।
वो शांत गलियारे में रुकी। कार्यालय की आधिकारिक आवाज उनके पतन की परवाह किए बिना उनके चारों ओर गूंज रही थी। अनन्या ने इमारत छोड़ दी। उनका आधिकारिक ड्राइवर इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर अपमानित डीएम के लिए सहानुभूति थी। वो अपने घर आती हैं। घर की रोशनी गहराती शाम के खिलाफ ठंडी और स्वागतहीन लग रही थी। वो पूरी तरह से टूट गई थीं। जिस सिस्टम की उन्होंने सेवा की थी, उसी के द्वारा दिए गए धोखे ने उन्हें एक भारी कफन की तरह ढक लिया था। वो सोफे पर गिर गईं और टूट गईं। दिन भर का अपमान आखिरकार उन पर हावी हो गया। निलंबन नोटिस उनके हाथ से गिर गया और उनके पैरों के पास कालीन पर धीरे से गिरा। उनकी आंखों में न बहे आंसू भर आए। भावनाओं को दिखाने के खिलाफ आंतरिक संघर्ष एक हताश प्रयास था। सबसे पहले उन्होंने अपनी सबसे करीबी विश्वास पात्र और दोस्त शिखा गुप्ता से संपर्क किया। वो अपनी दोस्त शिखा गुप्ता को फोन करती हैं। उन्हें सलाह और विश्वासघात को काटने के लिए एक दृढ़ आवाज की आवश्यकता थी। शिखा ने तुरंत जवाब दिया। अनन्या ने मंत्री के साथ हुए टकराव की पूरी कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने शिखा को मंत्री के अभद्र शब्दों के बारे में बताया। तुम फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारा शरीर बहुत आकर्षक है। और उसके बाद का आतंक। शिखा ने सब कुछ शांत गहन ध्यान से सुना। मंत्री के पावर प्ले के विवरण को अवशोषित किया। जब अनन्या ने अपनी बात खत्म की तो शिखा एक लंबे पल के लिए रुकी। राजनीतिक जोखिमों और आगे बढ़ने के एकमात्र रास्ते का आकलन किया। शिखा ने चुप्पी तोड़ी और एक दर्दनाक रणनीतिक पीछे हटने का सुझाव दिया। उनसे कहा, अपना निलंबन रद्द करने के लिए पहले मंत्री के सामने माफी मांगो। अनन्या ने तुरंत झटके के साथ प्रतिक्रिया दी और पूछा, माफी? तुम चाहती हो कि उसने जो किया उसके बाद मैं उस आदमी से माफी मांगूं? शिखा ने जल्दी से उन्हें आश्वस्त किया और समझाया कि माफी केवल एक सामरिक नाटक था जो उन पर लगाए गए सभी आरोपों को रद्द करने के लिए आवश्यक था। शिखा ने फिर गहरी योजना का खुलासा किया और अनन्या को बताया कि उनके दिमाग में एक योजना है जिसे हम सही समय आने पर लागू करेंगे। अनन्या ने धीरे धीरे रणनीतिक पीछे हटने के ठंडे तर्क को समझा, यह महसूस करते हुए कि माफी लंबे खेल के लिए एक आवश्यक बलिदान थी। अपनी दोस्त के साथ चर्चा के बाद वह रिलैक्स हो गईं। एक योजना होने का भार, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, सुकून देने वाला था। बातचीत 1 और घंटे तक चली, जिसमें परिकलित समर्पण और भविष्य के बदले का विवरण तय किया गया। उन्होंने फोन रख दिया और आखिरकार चैन की नींद सोई। निर्णय लिया जा चुका था। बलिदान और बदले का रास्ता साफ था। अगली सुबह चमकदार थी, जिसने अनन्या को अपने करियर के सबसे अपमानजनक पल को अंजाम देने के लिए मजबूर किया। अनन्या ने अपने औपचारिक कपड़े ठीक किए। कड़क कपड़ा शांति की नहीं बल्कि युद्ध की वर्दी जैसा लग रहा था। अनन्या ने मंत्री के कार्यालय से संपर्क किया और प्रेम प्रताप राणा के साथ तत्काल निजी मुलाकात का अनुरोध किया। मंत्री उनके आत्मसमर्पण को देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने उन्हें तुरंत समय दे दिया। वो किसी तरह मंत्री से मिलती हैं। दूसरी बार उनके शानदार कार्यालय में जाती हैं, इस बार एक याचक के रूप में। मंत्री राणा ने एक क्रूर, उम्मीद भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। जीत का स्वाद चखा। अनन्या मेज के पास गईं, पछतावे और विनम्रता का आवश्यक मुखौटा बनाए रखा। उन्होंने अपना दर्दनाक प्रदर्शन शुरू किया और उनसे कहा, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूं। उनकी आवाज कोमल और तनावपूर्ण थी। उन्होंने जारी रखा और विश्वविद्यालय के पीछे शक्तिशाली व्यक्तित्व को न पहचानने के लिए झूठा पछतावा व्यक्त किया। फिर वो बातचीत के मुख्य मुद्दे पर आईं और उनसे कहा कि वो अपने निलंबन को रद्द करने का अनुरोध करती हैं। और गरिमा के अंतिम बलिदान में उन्होंने उनसे कहा कि वो मंत्री जो भी कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। कुछ देर के लिए मंत्री गंदी बातें सोचते हैं। उनकी आंखों में हवस थी जो उनके शरीर को देख रही थी। वो तुरंत उनके इरादे को समझ गईं और अपनी स्थिति की भयानक कमजोरी को महसूस किया। वो आंशिक रूप से भरी हुई आंखों से नीचे देखती हैं, वस्तुईकरण से बचने में असमर्थ, लेकिन अपने संयम को तोड़ने से इनकार करती हैं। मंत्री खुद को नियंत्रित करते हैं, ये तय करते हुए कि राजनीतिक जीत और उनका समर्पण क्षणिक व्यक्तिगत संतुष्टि से अधिक मूल्यवान थे। उन्होंने अपनी शर्त रखी और उनसे कहा, मैं एक शर्त पर उनका निलंबन रद्द करूंगा। शर्त यह थी कि उन्हें तुरंत राज्य से बाहर दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप समय के साथ खत्म हो जाएंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका करियर आधिकारिक रूप से दफन हो गया था। डीएम मैडम मंत्री से सहमत हो जाती हैं। रणनीतिक पीछे हटने को सुरक्षित कर लिया गया। उन्होंने अपने प्रदर्शन का अंतिम भाग निभाया और उनसे कहा,
वो नम आंखों और मुस्कान के साथ उनका धन्यवाद करती हैं। वो उनके कार्यालय से निकल जाती हैं। भारी दरवाजा उनके पीछे एक दबी हुई क्लिक के साथ बंद हो गया। उनके अपमान का अध्याय बंद हो गया। जाते समय मंत्री उन्हें वासनापूर्ण नजर से देखते हैं। उनका हक अभी भी अनियंत्रित था, भले ही उन्होंने उनके निर्वासन को सुरक्षित कर लिया हो। अनन्या अपनी कार तक पहुंची। दर्दनाक समर्पण अब उनके पीछे था। केवल लंबे खेल की जीत पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। उन्होंने उस छिपे हुए रिकॉर्डिंग डिवाइस की जांच की जिसे वो अपने पिछले ट्रांसफर के बाद हमेशा साथ रखती थीं। घर पहुंचते ही वो अपनी दोस्त शिखा को फोन करती हैं। अनन्या ने शिखा से कहा कि मैं सलाह के लिए तुम्हें धन्यवाद देती हूँ, ट्रांसफर पक्का हो गया है। अगले दिन उनके निलंबन को रद्द करने का आधिकारिक आदेश आ गया। साथ ही उनका नया पोस्टिंग आदेश भी नए डीएम के रूप में अपने नए क्षेत्र मिल्कापुर जिले में चली जाती हैं। उनकी मंजिल मिल्कापुर एक दूरदराज राजनीतिक रूप से शांत क्षेत्र था, जो राज्य की केंद्रीय सत्ता संरचनाओं से बहुत दूर था। वो अपने नए कार्यालय में पहुंची, एक मामूली कार्यात्मक इमारत राजधानी की विलासिता से बहुत दूर। इस नए कार्यालय में वो बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए शांति से मामलों को संभालती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो किसी मीडिया या राजनीतिक ध्यान को आकर्षित न करें। उन्होंने अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का अनुभव किया था और दर्द को शांत दृढ़ संकल्प में बदल दिया था। मंत्री राणा संतुष्ट थे, ये मानते हुए कि ईमानदार डीएम को अब निर्वासित कर दिया गया है और हमेशा के लिए बेअसर कर दिया गया है। उन्होंने अपने सहायक से कहा, वो डीएम अब किसी और की समस्या है और मेरा विश्वविद्यालय सुरक्षित है। अनन्या ने एक नया व्यक्तित्व अपनाया, एक शांत सतर्क अधिकारी जो बस नियमित मामलों को संभालती थी। शांत जिले में घुल मिल गई। दिन बीतते गए, फिर महीने बीतते गए, केवल मौसम के बदलाव और घड़ी की धैर्यवान टिक-टिक से चिन्हित। वो अपना शांत काम करती रहीं, मिल्कापुर की छोटी प्रबंधनीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती रहीं। वो जानती थीं कि शक्तिशाली लोग शायद ही कभी हमेशा शक्तिशाली रहते हैं। उनके बदले के लिए कार्रवाई की नहीं, बल्कि धैर्य की आवश्यकता थी। वो नियमित रूप से अपनी अपमानजनक माफी की ऑडियो फाइल की समीक्षा करती थीं। अपनी याददाश्त का उपयोग अपने संकल्प को ईंधन देने के लिए करती थीं। लंबा इंतजार, गहन गुप्त तैयारी का दौर था। मंत्री के खिलाफ अपनी योजना को सही करना। जिस अवसर का वो इंतजार कर रही थीं, वो राजनीतिक माहौल में बदलाव था। एक ऐसा समय जब मंत्री राणा कमजोर होंगे और एक दिन बदले का समय आ गया जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। संदेश संकेत था। राजनीतिक माहौल बदल रहा था और मंत्री की सुरक्षात्मक शक्ति कमजोर हो रही थी। इस बार चुनाव होने वाले थे, जो रणनीतिक हमले के लिए सही खिड़की प्रदान कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण विवरण यह था कि सत्तारूढ़ दल विधानसभा से हट गया है, जिसका अर्थ है कि शिक्षा मंत्री के हाथों में कोई शक्ति नहीं थी। उस शाम बाद में अनन्या की दोस्त शिखा गुप्ता चुपचाप उनके मिल्कापुर घर पहुंची, किसी भी नजर से बचते हुए। अनन्या के घर के अंदर दोनों महिलाएं आखिरकार बैठ गईं और वे दोनों अब कमजोर मंत्री के खिलाफ एक योजना बनाती हैं। शिखा ने समझाया कि उन्हें मंत्री के प्रभाव से मुक्त एक अधिकार की आवश्यकता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर, सीईओ। अनन्या तुरंत सहमत हो गईं, यह महसूस करते हुए कि सीईओ की शक्ति अस्थायी रूप से सभी राज्य प्रशासनिक अधिकारियों से ऊपर थी। अनन्या ने शिखा से पूछा कि क्या वह सीईओ श्री अभय दुबे के साथ तुरंत एक बैठक की व्यवस्था कर सकती हैं। शिखा ने पुष्टि की और उनसे कहा, मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर ली है, हम कल सुबह सबसे पहले उनसे मिलेंगे। अगली सुबह अनन्या और शिखा ने सीईओ श्री अभय दुबे के साथ तत्काल मुलाकात की मांग की। वे सीईओ श्री अभय दुबे के अत्यधिक सुरक्षित तटस्थ कार्यालय में चली गईं। डीएम मैडम उनके साथ मंत्री के साथ अपने पिछले मुद्दों के बारे में चर्चा करती हैं, घोटाले और टकराव का विवरण देती हैं। उन्होंने श्री दुबे को अपनी अपमानजनक माफी की ऑडियो फाइल दिखाई, जिससे मंत्री का मकसद और उनका जबरन समर्पण साबित हुआ। अनन्या ने फिर अनुरोध किया और सीईओ से कहा, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मुझे डीएम के रूप में पिछले जिले बिमलपुर में वापस स्थानांतरित करने में मेरी मदद करें। श्री दुबे ने उनकी बात सुनी। संवेदनशील चुनाव अवधि के दौरान बिमलपुर में एक ईमानदार अधिकारी को तैनात करने की राजनीतिक आवश्यकता को पहचाना। सीईओ को एहसास हुआ कि उनकी शक्ति अस्थायी रूप से सभी राज्य प्रशासनिक अधिकारियों से ऊपर है। उन्होंने शांति से बात की और अनन्या से कहा कि मैं आपके अनुरोध से सहमत हूं। आधिकारिक मंजूरी दे दी। वह तुरंत उनके अनुरोध के अनुसार स्थानांतरण के लिए संबंधित प्राधिकारी को फोन करते हैं।
आचार संहिता के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। अनन्या ने जीत की लहर महसूस की। अपने साहस और समर्थन के लिए श्री दुबे को बहुत धन्यवाद दिया। वह उन्हें धन्यवाद देती हैं, यह महसूस करते हुए कि यह उनके अपमान का बदला लेने और अपना सम्मान वापस पाने के लिए आवश्यक पहला कदम था।